तुम लोगों ने नोटिस किया होगा, वन पीस में डी को हमेशा एक नाम की तरह ट्रीट किया जाता है। मॉन्की डी लूफी, गोल्डी रॉजर, मार्शल डी टीच, सब लोग उसे व्हील ऑफ डी बोलते हैं। लेकिन उसका असली मीनिंग, उसका ओरिजिन हमें अभी तक पता नहीं चला है। और इसके रिलेटेड मैंने एक थ्योरी देखी। व्हाट इफ डी एक्चुअली किसी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म ना हो? व्हाट इफ वो एक ब्रोकन सिंबल हो, और वो सिंबल है द कोवेनेंट। हियर मी आउट। अगर तुम लोगों ने रीसेंट मांगा चैप्टर्स पढ़े हैं तो तुम्हें पता होगा कि कोवेनेंट है क्या। कोवेनेंट एक सुपरनेचुरल कॉन्ट्रैक्ट है जो नेरोना ईमू और उसके सबसे करीबी सबऑर्डिनेट्स यानी कि 5 एल्डर्स और गॉड्स नाइट्स के बीच बनता है। ये उनके लॉयल्टी का सिंबल है टुवर्ड गॉड। जो लोग हायर कोवेनेंट पैक्ट में एंटर करते हैं उन्हें मल्टीपल सुपरनेचुरल एबिलिटीज मिलती है, लेकिन उसकी कीमत होती है ईमू के एब्सोल्यूट कंट्रोल के अंदर आना। और ईमू की वॉइस दुनिया के किसी भी कोने में उन तक पहुंच सकती है। लेकिन शायद वर्ल्ड सेंचुरी में कोवेनेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो, बल्कि बस एक सिंबल हो। एक सिंबल जो उन 20 किंगडम्स को रिप्रेजेंट करता था जो एंशियंट किंगडम के अगेंस्ट खड़े थे। और हमें पता है कि जॉय बॉय की लड़ाई भी इन्हीं पावर्स के अगेंस्ट थी। और यही 20 किंगडम आगे जाके वर्ल्ड गवर्नमेंट भी बनाते हैं। तो अगर जॉय बॉय और उसके एलायंस इन किंगडम्स के अगेंस्ट खड़े थे तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कोवेनेंट के अगेंस्ट खड़े थे। और हो सकता है उस कोवेनेंट सिंबल को तोड़ के उसका आधा हिस्सा जो कुछ कुछ डी की तरह दिखता है उसको अपने नाम में यूज करना एक तरीके का सिंबलिज्म हो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपोजिशन दिखाने के लिए। अगर तुम ध्यान दो, वन पीस में सिंबल्स का मीनिंग टाइम के साथ चेंज होना यह पहले भी हो चुका है। सन पायरेट्स, फॉर्मर स्लेव्स के बॉडीज पर सेलेस्टियल ड्रैगन्स का हूफ मार्क होता था, एक सिंबल ऑफ ओनरशिप, ऑफ कंट्रोल। लेकिन फिशर टाइगर ने उस सिंबल को हाइड कर दिया सन सिंबल के नीचे, और धीरे धीरे वो सेम मार्क स्लेवरी का सिंबल ना होके फ्रीडम का सिंबल बन गया। और शायद डी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। एक सिंबल जो ओरिजिनली ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता था उसको तोड़ के उसको रेजिस्टेंस का सिंबल बना दिया गया। और एक चीज नोटिस करने वाली है, हर वो आदमी जो डी का नाम कैरी करता है वो फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अलग अलग तरीके से। लूफी फ्रीडम को जॉय और लिबरेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करता है, रॉजर एडवेंचर के थ्रू, लॉ ट्रूथ के थ्रू, और ब्लैक बियर्ड केओस के थ्रू। मतलब डी पर्सनालिटी डिफाइन नहीं करता, इट रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस, एक नेचुरल टेंडेंसी इम्पोज्ड कंट्रोल को रिजेक्ट करने की। और शायद इसीलिए डी कैरियर्स मौत के सामने भी हंसते हैं, क्योंकि फियर भी उन्हें कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर पाता। और अगर तुम रिसेंट चैप्टर्स पढ़ोगे तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आती है, डोमी रिवर्स, जो ईमू की माइंड कंट्रोल एबिलिटी है, वो लूफी और लोकी पर काम नहीं करता। यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहला ये कि उनकी डेविल फ्रूट्स की वजह से, स्पेसिफिकली लूफी का सन गॉड निका और लोकी का निधॉग, शायद ये डेविल फ्रूट्स के अंदर जो विल या स्पिरिट एग्जिस्ट करती है वो इतनी पावरफुल है या एंशियंट हिस्ट्री से इतनी डीपली कनेक्टेड है कि उन्हें कंप्लीटली कंट्रोल या सब्जुगेट नहीं किया जा सकता। और दूसरी पॉसिबिलिटी, व्हाट इफ डी क्लैन के डिसेंडेंट्स, यानी कि वो लोग जिन्होंने 800 साल पहले कोवेनेंट को अपोज किया था, उन पर ईमू का अथॉरिटी सिस्टम फुली वर्क नहीं करता, और शायद इसीलिए डी क्लैन को एनिमीज ऑफ द गॉड्स बोला गया है। नॉट बिकॉज दे आर इविल, बट बिकॉज दे रेफ्यूज टू बी कंट्रोल्ड, स्पेशली उन लोगों से जो खुद को गॉड्स बुलाते हैं, यानी कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स। और ऑनेस्टली इस थ्योरी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी सिंप्लिसिटी। ये थ्योरी डी के मीनिंग को अननेसेसरीली एग्जैजरेट नहीं बनाती, जैसे कि डॉन, डेविल या डेस्टिनी। ये थ्योरी दर्शाती है इनहेरिटेड विल को, स्लेवरी और लिबरेशन को, फॉरगेटन हिस्ट्री एंड फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि डी सर्वाइव क्यों करता रहा, बिकॉज मे बी लोग उसका ओरिजिनल मीनिंग भूल चुके हैं, लेकिन उस सिंबल के पीछे का विल अभी भी पास डाउन हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। सो मे बी विल ऑफ डी या सिर्फ डी किसी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, मे बी वो एक ब्रोकन प्रॉमिस का रेमिनेंट है,
एक एंशियंट सिंबल जो कभी ऑपरेशन रिप्रेजेंट करता था, लेकिन जॉय बॉय और उसके एलाइज ने उसे अपोज किया। और सेंचुरीज बाद उस ब्रोकन सिंबल का सिर्फ एक पीस बचा हुआ है, डी।